नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के लिए। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर क्लास में आपको बता दूँ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया जा रहा है। प्रीलिम्स में आपका जीएस पेपर के साथ साथ सीसैट प्लस करंट अफेयर होगा और मेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके जीएस पेपर के साथ साथ हिंदी और एसए पेपर भी इंक्लूडेड होगा। टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आया है। यूपीपीसीएस प्रीलिम 2025 के लिए टेस्ट सीरीज लेके आई गई है जिसमें कि आप लोगों को 12,000 से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे। तो अगर इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। आज की क्लास के जो प्रश्न हैं वो काफ़ी लंबे हैं तो बड़े भी हैं, तो आपको मतलब क्लियरली ये सारे क्वेश्चंस विजुअल हो, इसलिए मैं बोर्ड से हट जाऊंगी कि आप लोग पहले प्रश्न को आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, जैसे ये प्रश्न काफ़ी लंबा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा गया है, तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ ताकि ये प्रश्न आप लोग आराम से पढ़ लीजिए। वीडियो को पॉज करने की आवश्यकता पड़े तो क्लास वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किसी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कितने समय की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए, बंगाल में द्वैत सरकार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, गलत पूछा गया है। ठीक है, द्वैत सरकार की बात की गई है, डुअल गवर्नमेंट की। यह प्लासी की लड़ाई के बाद स्थापित किया गया था। इसे 1772 में समाप्त कर दिया गया। इस प्रणाली में भारतीय अधिकारियों को पहले की तरह काम करने की अनुमति थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नर के नियंत्रण में। और आखिरी दिया गया है, इसे अपने लाभदायक व्यापार को जारी रखने और इंग्लैंड को करों की छूट के लिए एकत्र करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। तो बताइए, डुअल सिस्टम की बात की गई है, डुअल गवर्नमेंट की बात की गई है बंगाल में। अब यहां पर जो पहला लाइन आपको दिया गया, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 1757 में हुआ है, हमने डिस्कस किया है। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764 में हुआ है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम डुअल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो डुअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किसने किया था? क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और इसको एबॉलिश किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने एबॉलिश किया था। क्या ये प्लासी के युद्ध के बाद आपका स्टैब्लिश हुआ था? नहीं, ये आपका गलत है। बक्सर के युद्ध के बाद कहा जाता है डुअल गवर्नमेंट को लगाया गया। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ए आपका इनकरेक्ट है। बाकी जो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्लास। जब हम डुअल गवर्नमेंट की बात करते हैं, मैंने इसके पहले की क्लास में भी आपको ये पढ़ाया है, जिन स्टूडेंट्स ने क्लास की होगी उनको पता होगा। डुअल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, हम द्वैत शासन की बात कर रहे हैं। द्वैत शासन में मेनली निजामत हुआ करता था और दीवानी राइट्स हुआ करती थी। क्लियर है? दीवानी जो थी वो किसको दी गई थी? कंपनी को। किसको दी गई थी? ईस्ट इंडियन कंपनी को दीवानी राइट दी गई थी। मतलब वित्त से रिलेटेड कोई भी चीज, रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी चीज, उस पर किसका कंट्रोल होगा? कंपनी का कंट्रोल होगा। मैं यहां पर रेवेन्यू लिख दे रही हूं, वित्त लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, जब हम निजामत की बात करते हैं तो निजामत नवाब के हाथ में थी। तो यहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, जो प्रशासनिक पावर थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जैसे आर्मी मेंटेन करना, ये सब किसके हाथ में थी? नवाब के हाथ में थी। क्लियर है क्लास? दिख रहा है? क्लियर है? तो दीवानी और निजामत
समझ में आया? अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, दो नाम आपको पता होना चाहिए, एक क्लाइव का, रॉबर्ट क्लाइव का, दूसरा वॉरेन हेस्टिंग का। क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें निजामत हुआ करती थी और दीवानी हुआ करती थी। निजामत किसके हाथ में हुआ करती थी? नवाब के हाथ में हुआ करती थी। जितनी भी प्रशासनिक पावर होती थी आर्मी को मेंटेन करने की, ये सब किसके पास होती थी? नवाब के पास होती थी। लेकिन रेवेन्यू कलेक्ट करना, वित्त से रिलेटेड पैसे को टैक्स कलेक्ट करना, ये सारी पावर किसके पास हुआ करती थी? कंपनी के पास हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडियन कंपनी इसके द्वारा अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस क्लाइव ने किया था, याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में। और इसको एबॉलिश किसने किया था अगर पूछेगा तो वॉरेन हेस्टिंग ने। कब? 1772 में। दोनों चीज याद रखिएगा, यहां पर 1765 हो जाएगा और वहां पर 1772 हो जाएगा। क्लियर क्लास? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, विजुअल होगा आपको, आशा करती हूं। कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देखें जरा, यहां से चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा। ये भी प्रश्न बड़ा है तो मैं थोड़ा स्लाइड से हटती हूं ताकि आप लोग पढ़ लीजिए। क्लास प्रश्न आज के बड़े हैं, थोड़ा समय लगेगा प्रश्नों को पढ़ने के लिए, पढ़ने में। तो अगर आपको लगता है कि मैम समय आप कम दे रही हैं प्रश्न को पढ़ने के लिए, तो जब मैं स्लाइड से हटती हूं तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से प्रश्नों को पढ़ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करना आपको आ गया तो आप एग्जाम में कितना भी डिफिकल्ट प्रश्न पूछेगा आपकी आदत बनी रहेगी उनको सॉल्व करने की। ये आपका ना जो ये अगर हम देखें ये जो प्रश्न है ना ये डायरेक्ट प्रश्न नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप इन प्रश्नों को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी आपके अंदर। तो इसीलिए बड़े प्रश्न हैं लेकिन ध्यान से करिएगा। यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक ब्रिटिश प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले यही अंडरलाइन कर लेते हैं कि इसमें सही पूछा गया है कि गलत पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब ऑप्शन ए पढ़िए, ब्रिटिश क्षेत्रों को मोटे तौर पर प्रेसिडेंसी नामक प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था। 1775 में न्यायपालिका की एक नई प्रणाली स्थापित की गई। प्रत्येक जिले में 2 न्यायालय होने थे, एक आपराधिक अदालत और सिविल अदालत। 1773 के विनिमय अधिनियम के तहत एक नया सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है सही उत्तर क्या है। इंग्लिश में भी नीचे प्रश्न दिया गया है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। कौन सा इनकरेक्ट बोला गया है क्लास, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश टेरिटरी वेयर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड प्रेसिडेंसीज, बिल्कुल सही है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में आप देखते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी की हम बात करते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी की हम बात करते हैं ना, तो दे वेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ठीक है। ये प्रशासनिक इकाई में इन्हें विभाजित किया गया था और उन्हें हम प्रेसिडेंसी कहते थे। बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, मैं थोड़ा साइड होके यहां से पढ़ती हूं, आप लोगों को विजिबल होगा। In 1775, a new system of judiciary was established, and each district was to have 2 court, a criminal court जिसको कि फौजदारी अदालत कहते हैं और सिविल कोर्ट जिसको कि दीवानी अदालत कहते हैं। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के सिस्टम को 1775 में नहीं 1772 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो इस वजह से इनकरेक्ट पूछा है तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और एलिजा एम्फे जो थे वो फर्स्ट आपके
चीफ जस्टिस थे, ये याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर। तो यहाँ पर गलत कौन सा है, बी वाला ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि वो 1775 में नहीं 1772 में एक नया जुडिशरी सिस्टम आपका स्टैब्लिश हुआ था। हर डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो क्रिमिनल कोड था और सिविल कोड था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, द्वैत सरकार के ऊपर है, डुअल गवर्नमेंट के ऊपर। द्वैत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दीवान के रूप में कंपनी ने पुलिस और न्यायिक शक्ति को सीधे नियंत्रित किया। निजामत की शक्ति के तहत कंपनी ने सीधे राजस्व एकत्रित किया। अभी मैंने आपको बताया, जब भी हम डुअल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम किसको याद करेंगे, क्लाइव को याद करेंगे। क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट कब इंट्रोड्यूस किया था, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में। डुअल गवर्नमेंट में किस चीज की बात होती है, दीवानी की और निजामत की। जब भी हम दीवानी की बात करते हैं हम राजस्व की बात करते हैं, ठीक है। हम दीवान की या दीवानी की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा, तो हम राजस्व एकत्रित करने की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये आपका गलत, ठीक है। और जब हम निजामत की बात करते हैं तो यहाँ पर पुलिस और न्यायिक शक्ति के नियंत्रण की हम बात करते हैं। तो दोनों ऑप्शन को इंटरचेंज कर दिया गया है, इसी वजह से दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्लियर है ना क्लास? क्वेश्चन बड़े हैं तो एकदम आराम से एक एक प्रश्नों को समझते हुए चलेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी मिलती रहे, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल इनकरेक्ट है और सही उत्तर सी हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हटाया किसने था, ये याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक है। क्लियर है? अब इस प्रश्न को देखिए। ब्रिटिश काल के दौरान प्रशासनिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बोला गया है। कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये पूछा गया है। शुरुआती वर्षों में ब्रिटिश क्षेत्रों को 3 प्रेसिडेंसी यानी बंगाल, मद्रास और सूरत में विभाजित किया गया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो प्रेसिडेंसीज जो थी वो आपकी एक तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी, प्रशासनिक इकाई थी, ठीक है। और कौन सी आपकी मेजर प्रेसिडेंसीज थी, तो बंगाल था, मद्रास था और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी ना। तो यहाँ पर बंगाल दिया है, मद्रास दिया है और सूरत नहीं, यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी आप कर लीजिए, ठीक है। सूरत नहीं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। इसमें क्या बोला गया, कौन सा कथन सही है, करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है क्लास, इसको जरूर देख लीजिएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, 1836 में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन हुआ। यहाँ पर अगर हम देखें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंस था आपका, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, वो आपका 1836 में गठित हुआ। ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, तो केवल 2 सही है। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है समझ में आ गया ना, जो आपकी प्रेसिडेंसीज थी मेजर, उसमें बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। तो बी आपका बिल्कुल सही है। और ये याद रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो है वो स्टैब्लिश हुआ है 1836 में। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया? कई बार मैंने ये चीज आपसे डिस्कस की है और आशा करती हूं अब इस तरीके के प्रश्न अगर आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप लोग बिना किसी डाउट के उसको सही लगा कर आएंगे। यहाँ पर बंगाल गवर्नर को हमने कब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा, बताइए? पिट्स एक्ट के तहत? नहीं। चार्टर? नहीं। चार्टर नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। मैंने आपको पहले भी बताया है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कहीं ना कहीं जो क्राउन था, ठीक है, उसने ईस्ट इंडियन कंपनी को नियंत्रित करना शुरू कर दिया, रेगुलेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। जिसके तहत पहला जो इन्होंने बोला था, इसके पीछे रीजन भी क्या था रेगुलेट करने के पीछे? ईस्ट इंडियन कंपनी का अगर हम देखते चार्ट तो वो आपका लॉस में जा रही है ईस्ट इंडियन कंपनी, लेकिन इसके जो ऑफिसर्स थे वो आपके माला माल हो रहे थे। तो मतलब ईस्ट इंडियन कंपनी में करप्शन हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्राउन ने कहा ईस्ट इंडियन कंपनी से कि हम आपकी मदद करेंगे,
कोई दिक्कत नहीं, हम आपको लोन देंगे, लेकिन अब हम आपको रेगुलेट करेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रोविजंस इसमें थे, जैसे कि जो ईस्ट इंडियन कंपनी के ऑफिसर्स हैं वो ब्राइब लेते हुए या गिफ्ट लेते हुए ना मिले। ठीक है, दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछी जाती है, वो यही कि गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया। कितनी बार मैंने आपको बताया है ये सारी चीजें। गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंतर्गत आपके आगे गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे। मतलब अब गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे जो हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर काम करेंगे। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था पहला? वॉरेन हेस्टिंग। ये याद रखिएगा। यहां पर आपका सही उत्तर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। क्लियर क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा एक प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहरों को कोतवाल के प्रभाव में रखा गया था। ठीक है, दूसरा है जिलों को थाने में विभाजित किया गया, जिनमें से प्रत्येक को दरोगा के प्रभाव में रखा गया। और तीसरा है वशानुगत गांव के पुलिसकर्मी चौकीदार बन गए थे। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। अगर आपको टाइम लेना है क्लास तो आप टाइम ले लीजिए थोड़ा सा। 3 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, बोला गया है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम परमानेंट जो मैं बता रही हूं उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा क्लास। यहां पर अगर हम परमानेंट पुलिस फोर्स की बात करें तो इसको किसने स्टैब्लिश किया था? इट वॉज स्टैब्लिश बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस द्वारा। यहां पर लिख देती हूं मैं, कॉर्नवालिस द्वारा। ये भी पेपर में प्रश्न आपके बन सकता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सिटीज वेयर प्लेस इन द चार्ज ऑफ कोतवाल। ये बिल्कुल सही है, शहरों को कोतवाल के प्रभाव में रखा गया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। जिलों को थाने में विभाजित किया गया, जिनमें से प्रत्येक को दरोगा के प्रभार में रखा गया। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट वंशानुगत गांव के पुलिसकर्मी चौकीदार बन गए। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका जो सही स्टेटमेंट होगा वो डी होगा। ये याद रखिएगा, परमानेंट पुलिस फोर्स की बात किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और जो पुलिस रिफॉर्म किया गया था उसमें ये सारे चेंजेस हुए थे जो दिया गया है। मैं आपको बता रही हूं आज के जो प्रश्न है ना वो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, आपको अभी तक आपने बस कुछ चीजें पढ़ी रहती है, जैसे आप लोग स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हो तो पूछ लिया जाता है परमानेंट पुलिस रिफॉर्म भारत में किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा क्रिएट किया गया था। लेकिन उसमें क्या क्या बातें कही गई थी इसके बारे में जानकारी नहीं होती, तो हम उस लेवल पे जाकर अभी पढ़ रहे हैं। देखिए क्लास, मैं फिर बता दूं आपको, तैयारी तो हमें अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी। पेपर में अगर आसान पेपर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पेपर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट आ गया तो हम उसके लिए तैयार हैं, ये सोचकर चलिए। अब आप खुद सोचिए, इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप लगाना सीख जाएंगे तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी कहलाएगी ना? हाँ, होगी ना तैयारी? अभी तो बहुत समय है, तो हम बहुत ढेर सारे प्रश्न करेंगे। हम आधुनिक भारत के रिलेटेड सारे प्रश्नों को कर डालेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप मुझे बताएंगे कि मैम ये तो इस जगह था, ये यहाँ पे ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन, सारी टाइमलाइन क्लियर हो जाएगी विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये मैं बता दूं। ठीक है, आपको पता रहेगा कि किस इवेंट में क्या क्या चीजें हुई थी, और जब आपको ये सारी चीजें पता रहेगी ना तो आपको मेंस में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए अब इस प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। चार्टर एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया गया है, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया था चार्टर एक्ट के तहत। फिर दूसरा दिया गया है, चार्टर एक्ट 1833 ने कंपनी के व्यापार एकाधिकार को बहाल कर दिया था। चार्टर एक्ट के बारे में हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया है।
क्लास चार्टर एक्ट के तहत ना हम किसी को कोई विशेषाधिकार देते, किसी व्यक्ति को चार्टर के तहत विशेषाधिकार दिया जाता है या फिर किसी कंपनी को। तो यहाँ पर जो चार्टर एक्ट था वो इशू किया गया था ईस्ट इंडियन कंपनी के लिए, और मतलब कुछ अधिकार ईस्ट इंडियन कंपनी को देने की बात कही गई थी चार्टर में। ठीक है, अब चार्टर एक्ट आप पढ़ेंगे तो मुख्यतः 1813 से प्रश्न बनता है, या फिर 1833 से प्रश्न बनता है, या फिर 1853 से प्रश्न बनता है। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है वो चार्टर एक्ट 1813 और 1833 से दिया गया है। अब क्या क्या पॉइंट आप याद रखेंगे इसको डिस्कस करते हैं। चार्टर एक्ट 1813 की जब हम बात करेंगे 1813 की, तो याद रखिएगा ईस्ट इंडियन कंपनी का जो मोनोपोली थी, जो एकाधिकार था, उसको चार्टर एक्ट 1813 से समाप्त किया गया था। लेकिन अभी भी मोनोपोली जो थी ट्रेडिंग में वो चाइना के साथ और टी ट्रेड में, चाय के उसमें अभी भी बरकरार थी 1813 के चार्टर एक्ट में। लेकिन 1833 का चार्टर एक्ट आते आते ये जो मोनोपोली चाइना और टी में थी वो भी पूरी तरीके से खत्म कर दी जाती है। मतलब ईस्ट इंडियन की कंपनी की जो मोनोपोली थी, एकाधिकार था व्यापार में, ट्रेडिंग में, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो पहले दिया गया है चार्टर एक्ट 1813 द्वारा भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा देखिए, चार्टर एक्ट 1833 ने कंपनी के व्यापार एकाधिकार को बहाल कर दिया, ये गलत है। जो अभी मोनोपोली जो एकाधिकार चाइना और चाय की बागवानी में था उसको भी 1833 में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो यहां पर क्या बोला गया है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, इसी वजह से दो जो है वो आपका इनकरेक्ट है, पहला आपका एकदम सही है। क्लियर क्लास, कोई डाउट? मैं स्लाइड से थोड़ा सा हट जाऊं, प्रश्न आपको अच्छे से दिखे। प्रश्न लेंदी है, इसी वजह से मैं स्लाइड से हट जाती हूँ ताकि क्लियरली आपको विजिबल हो। लेकिन कभी भी अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न की विजिबिलिटी सही नहीं थी, आप प्रश्न नहीं पढ़ पाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। अब इस प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। एक तरफ आपको अधिनियम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको प्रावधान दिया गया है। ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और क्या बोला गया, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। जब हम देखते हैं 1773 के अधिनियम की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, एकदम सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा देखते हैं, चार्टर अधिनियम 1813 कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। 1813 के तहत हम देखते हैं जो मोनोपोली रहती है ट्रेडिंग में वो समाप्त हो जाती है। फिर यहां पर देखिए क्लास क्या दिया गया है, चार्टर अधिनियम 1833 भारत ब्रिटेन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ जाता है। देखिए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लिखा, इंडिया कम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, याद करिए मैंने आपको बताया था जब क्रांति हुई थी 1857 की, तो 1857 की क्रांति के बाद जो एक्ट आया था 1858 वाला, उसके तहत ईस्ट इंडियन कंपनी से सारी पावर लेकर क्राउन में को ट्रांसफर कर दिया जाता है। याद है ना, 1858 के एक्ट में, ये क्वींस डिक्लेरेशन में ये लिखा रहता है कि आज से भारत पर किसका अधिकार है, क्राउन का अधिकार है। क्राउन जो है वो सॉवरेन है। अभी तक तो भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी थी, आज ईस्ट इंडियन कंपनी एडमिनिस्टर कर रही थी, प्रशासन कर रही थी, लेकिन अब इसको खत्म करके आज से आप सब क्राउन के अंतर्गत आएंगे, क्राउन के सिटीजन आप कहलाएंगे। ठीक है, तो क्राउन को सॉवरेन बना दिया गया था और इंडिया कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन। तो ये चार्टर एक्ट 1833 नहीं था, 1858 था। क्लियर क्लास, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियरली विजिबल है ना, एक बार मैं देख लूं। हाँ, क्लियरली विजिबल है। अभी कहीं पर भी डाउट होगा तो मुझे बताइएगा जरूर। अच्छे प्रश्न अगर आप लगाएंगे तो ये जो स्क्रीन है ना, इससे मुझे हटना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उन्हीं प्रश्न आपके परीक्षा में, देखिए मैं आपको फिर से मैं एक चीज कहूँ, आज क्लास में मैं दूसरी बार ये चीज रिपीट करना
करने जा रही हूँ कि मैं इस तरीके के प्रश्न आपसे इसलिए डिस्कस करती हूँ ताकि आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाए, प्लस आप एग्जामिनेशन हॉल के लिए भी तैयार रहे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आता, लेंदी क्वेश्चन आता है, तो लेंदी क्वेश्चन देखकर ही स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। भले वो कितना आसान प्रश्न हो, लेकिन उनको लगता है कितना लेंदी है यार, ये इतना 4 ऑप्शन दिए गए, समझ ही में नहीं आ रहा, क्वेश्चन लगेगा ही नहीं। आप आराम से शांत दिमाग से जब प्रश्न को पढ़ेंगे उत्तर आपको मिलेगा। इसीलिए हम थोड़े लेंदी प्रश्नों को भी प्रैक्टिस करते हैं रोज। यहाँ पर देख लीजिए, ये तो एक डायरेक्ट प्रश्न है, मैंने बहुत डिस्कस किया है और आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को इसका आंसर भी पता होगा। स्थायी बंदोबस्त की बात की गई है, परमानेंट सेटलमेंट की बात की गई है। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आंसर क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट याद रखिएगा। चलिए, 1793 के समय में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। अभी मैं और भी चीजें बताऊंगी। देखिए इस प्रश्न को देखिए, अब एक डायरेक्ट प्रश्न था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था? परमानेंट सेटलमेंट को। कब इंट्रोड्यूस किया था? 1793 में इंट्रोड्यूस किया था। अब दूसरा प्रश्न देखिए, 1793 के स्थायी बंदोबस्त की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कौन सी सही है। पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया, स्थायी बंदोबस्त ने किसानों को भूमि स्वामित्व अधिकार दिया था। तो बताइए, परमानेंट सेटलमेंट में क्या लैंड ओनरशिप किसानों के पास थी? दूसरा देखिए, स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदान किया था। तीसरा है, जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक लगान की एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता था। चौथा है, जमींदारों को स्थायी बंदोबस्त से बहुत लाभ हुआ था जबकि किसानों को नुकसान उठाना पड़ा था। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, बताइए क्लास, कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा? अब ध्यान दीजिएगा, परमानेंट सेटलमेंट की जब हम बात करते हैं, हम जमींदारी सिस्टम की बात करते हैं, तो मैंने आपसे एक चीज डिस्कस की थी, इस तरीके से पिरामिड बनाया था और मैंने आपको बताया था यहां पर आपके पीजेंट्स हैं, ठीक है, जैसे फार्मर्स हो गए, वो लोग हैं, ठीक है। यहां पर आपके बीच में कौन होते थे? जमींदार होते थे, ठीक है, और यहां पर ब्रिटिश ऑफिसर होते थे, ये याद रखिएगा, या कंपनी होती थी, आप कुछ भी लिख लीजिए। तो यहां पर पीजेंट से रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता था? जो जमींदार होता था वो कलेक्ट करता था। आपने मूवीज में देखा होगा, हिंदी मूवीज में, कि जमींदार क्या कर रहा है? जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये चीज आपने देखा होगा हिंदी मूवीज में अक्सर। क्लियर है? कौन जमींदार साहब है, उनको फार्मर्स बेचारे रेवेन्यू ले जाके दे रहे हैं। तो स्थायी बंदोबस्त ने किसानों को भूमि का स्वामित्व अधिकार प्रदान किया था? नहीं, किसानों के पास नहीं था अधिकार, ठीक है, जमींदार के पास हुआ करता था। स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदान किया था? हाँ, बिल्कुल सही है। जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक लगान की एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता था? एकदम सही है, ठीक है। यहां पर जमींदारों को स्थायी बंदोबस्त से बहुत लाभ हुआ जबकि किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। देखिए, किसानों को तो नुकसान उठाना पड़ा था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जमींदारों को बहुत लाभ हुआ। बेचारे जमींदार भी बीच में पिस रहे थे। जब कभी सूखा पड़ गया या कुछ आपकी जो किसानों ने, मतलब सूखा पड़ने के कारण क्या हुआ, उस समय जो आउटपुट था, ठीक है, जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही कम था, लेकिन उसके बाद भी उनको रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को देना पड़ता था, जिसकी वजह से उन पर प्रेशर पड़ता था। तो ऐसा नहीं है कि जमींदार बहुत बेनिफिट हुआ, जमींदार एकदम खुश थे। हाँ, अब अधिकार था, मालिक की तरह रहते थे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि उनको बहुत लाभ होता था और बेचारे किसानों को नुकसान होता था, उनको भी नुकसान होता था। तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 2 और 3 आपका सही है, ये दोनों स्टेटमेंट, लेकिन 1 और 4 गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग भूमि राजस्व प्रणाली शुरू की थी। इससे भारतीय किसानों में विभिन्न वर्गों का निर्माण हुआ। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब देखिए क्लास, जब भी हम बात करते हैं विभिन्न लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, तो आपको पता है, हाँ बिल्कुल सही है, कई तरीके के लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट किए गए थे। हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं, जमींदारी
लैंड सिस्टम की बात करते हैं, हम रैयतवाड़ी की बात करते हैं, महालवाड़ी की बात करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे जो कि भारत के डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में लागू किए गए थे। बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पीजेंटली, ये इससे भारतीय किसानों में विभिन्न वर्गों का निर्माण हुआ, ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेन एक दूसरे को नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से आपका सही उत्तर क्या होगा, ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देख लीजिए यहाँ पर एक बार एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, यहाँ पर जरूरी है। देखिए, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे कि परमानेंट सिस्टम हो गया, रैयतवाड़ी सिस्टम हो गया, महालवाड़ी सिस्टम हो गया। क्लियर है। मेजर एम ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी वाज टू इंक्रीज देयर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। यहाँ पर मेन एम क्या था लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का, कि ज्यादा से ज्यादा वित्त, ज्यादा से ज्यादा पैसे वो लैंड रेवेन्यू के थ्रू कलेक्ट कर सके, ठीक है, जैसे कि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ये याद रखिएगा, ठीक है। इट इज ट्रू दैट इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पीजेंट्री सच एज जमींदार, ठीक है, टेनेंट, फार्मर, लैंडलेस फार्मर। तो आप देखते हैं जमींदार बन गया आपका, फिर उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे टेनेंट जो लोग किराए देके रह रहे हैं, ठीक है, फार्मर्स हो गया, लैंडलेस फार्मर्स हो गया, तो सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस आपकी बनी, ये चीज याद रखिएगा। अभी मैं आपको डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी रिवाइज करा दूंगी, लेकिन पहले प्रश्नों को देख लेते हैं, नहीं तो सारे उत्तर आपको पहले ही मिल जाएंगे। अभी लास्ट में उसको रिवाइज कर लेते हैं। महलवाड़ी बंदोबस्त किसने तैयार किया था 1822 में? ध्यान दीजिएगा, कैप्टन रीड ने, जॉन सोर ने, थॉमस मुनरो ने या हॉल्ट मैकेंजी ने? तो यहाँ पे महलवाड़ी सिस्टम की बात की गई है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महलवाड़ी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हॉल्ट मैकेंजी आपका सही उत्तर है, 1822 डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। ठीक है क्लास, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महलवाड़ी व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ पर, इसको एक बार, कि महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ध्यान दीजिए, राजस्व एकत्रित करने और कंपनी को भुगतान करने का प्रभार गांव के मुखिया को दिया गया था, ठीक है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करना था उसका, और पेइंग टैक्सेस कौन करता था? जो विलेज हेडमैन हुआ करता था। अब यहां पर दूसरा ऑप्शन आप देखिए क्या दिया गया है, यहां पर राजस्व की गणना करने के लिए एक गांव के भीतर प्रत्येक भूखंड का अनुमानित राजस्व जोड़ा गया था। तीसरा है राजस्व की मांग स्थायी रूप से तय की गई थी, और आखिरी है उपयुक्त सभी। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो ध्यान दीजिएगा क्लास, जब मैंने आपसे जमींदारी सिस्टम की बात की, जिसको कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, वहां पर परमानेंट सेटल में बीच में आपको जमींदार दिखते थे किसानों और कंपनी के बीच में, ठीक है। जो जमींदार होते थे वो किसानों से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसको ले जाकर कंपनी को देते थे, ठीक है। महलवाड़ी सिस्टम की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक जैसे एक गांव है, एक पूरे गांव को महल बोला गया है, ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपके फार्मर्स हैं। तो इन सब से जो रेवेन्यू था वो कौन कलेक्ट करता था? मुखिया, ठीक है। क्या दिया गया? राजस्व एकत्रित करने और कंपनी को भुगतान करने का प्रभाव गांव के मुखिया को दिया जाता था। जो मुखिया था वो सबसे रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को ले जाकर देता था, ठीक है, मुखिया कलेक्ट करता था, ये समझिए। फिर राजस्व की गणना करने के लिए एक गांव के भीतर प्रत्येक भूखंड का अनुमानित राजस्व जोड़ा जाता था, मतलब एक पूरे गांव को लिया जाता था, ठीक है, एक पूरे भूखंड को लिया जाता था, और इससे कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है ये डिसाइड होने के बाद मुखिया कलेक्ट करके उसे कंपनी को ले जाके देता था। क्लियर है? क्लियर भी हो रहे होंगे डाउट्स भी आपके कि किस सिस्टम में क्या क्या बात कही गई है। राजस्व की मांग स्थायी रूप से तय की जाती थी? नहीं, स्थायी रूप से तय नहीं की जाती थी। अभी आपने सेकेंड स्टेटमेंट में पढ़ा है, राजस्व की गणना करने के लिए एक गांव के भीतर प्रत्येक भूखंड का अनुमानित राजस्व जोड़ा जाता था।
फिक्स्ड राजस्व तो नहीं जोड़ा जाता था, अनुमानित मतलब डिफरेंट डिफरेंट भूखंड में डिफरेंट डिफरेंट गांव के जो राजस्व कलेक्शन था, जो रेवेन्यू कलेक्शन था, वो डिफरेंट था, फिक्स्ड नहीं था। तो ऑटोमेटिकली थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है और उपयुक्त सभी तो होगा ही नहीं। तो यहां पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी आपका सही नहीं है। क्लियर है क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत से कौन जुड़ा हुआ था? यहाँ पे रैयतवाड़ी बंदोबस्त की बात की गई है, ठीक है। अभी हमने देखा हॉल्ट मैकेंजी जो है वो महालवाड़ी सिस्टम से रिलेटेड है, तो दो को काट दो, दो यहाँ है, दो यहाँ है। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो की बात कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ठीक है। कॉर्नवालिस की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने परमानेंट सेटलमेंट की हम बात करते हैं। क्लियर है ना क्लास? और समय तो नहीं चाहिए, ठीक है, क्लियर होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो बी आपका बिल्कुल सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए बताइए। इसने किसानों को भूमि के मालिक के रूप में मान्यता दी, राजस्व अधिकारी ने राजस्व दर बहुत अधिक तय की, इसे स्थायी बंदोबस्त के बाद पेश किया गया। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? ध्यान दीजिएगा, जब रैयतवाड़ी सिस्टम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जमींदार नहीं हुआ करते थे। इट रिकॉग्नाइज द कल्टीवेटर एज द ओनर ऑफ द लैंड। जो कल्टीवेशन कर रहा है, जो किसान भूमि में बो रहा है, जो किसान है वही मालिक भी है। इसने किसानों को भूमि के मालिक के रूप में मान्यता दी, वही भूमि का मालिक है। परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारी सिस्टम में क्या था? किसान खेतों में बोते थे लेकिन मालिक जमींदार को माना जाता था। वो रेवेन्यू कलेक्ट करके जमींदार को देते थे और जमींदार उनसे कलेक्ट करके कंपनी को देता था। लेकिन जब आपका रैयतवाड़ी सिस्टम आया परमानेंट सेटलमेंट के बाद, तो इसमें जमींदार वाली पोस्ट को ही हटा दिया गया। अब जो किसान है वही भूमि के असली मालिक हो गए, ठीक है। क्लियर है क्लास? राजस्व अधिकारी ने राजस्व दर बहुत अधिक तय की, ये भी सही है, अधिक दर तय करते थे वो। इसे स्थायी बंदोबस्त के बाद पेश किया गया, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। क्लियर है क्लास? चलो अभी एक बार रिवाइज करा दूंगी जल्दी से, इसको भी देख लीजिए। बड़े जमींदारों को आवंटित भूमि, राजस्व किसानों या किराया संग्रहकर्ताओं को आवंटित भूमि, प्रत्येक किसानों को आवंटित भूमि, सबलेट, गिरवी, उपहार या बेचने का अधिकार। भूमि को महलों में विभाजित किया गया, प्रत्येक महल में एक या एक से अधिक गांव शामिल हुआ करते थे। तो बताइए, महलवाड़ी सिस्टम तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, डी का 4th होगा। महलवाड़ी सिस्टम में ही तो प्रत्येक भूमि को महलों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक महल में एक या एक से अधिक गांव शामिल हुआ करते थे और गांव का जो हेड होता था वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, जो भी रेवेन्यू डिसाइड होता था राजस्व, और उसको ले जाकर कंपनी को देता था। तो डी का तो 4th हो गया और आप जैसे ही यहां पर डी का 4th मार्क करेंगे आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। बड़े जमींदारों को आवंटित भूमि की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका जमींदारी जागीरदारी सिस्टम हो जाएगा। जागीरदार हुआ करते थे ना, जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, जागीर, हमारी जागीर इतनी हुआ करती थी, तो जागीरदारी प्रथा हुआ करती थी वो, ठीक है। राजस्व किसानों या किराए संग्रहकर्ताओं को आवंटित भूमि किसमें होती थी? जमींदारों में, ठीक है। जमींदारों का ये काम होता था कि जितनी भूमि उनके अंतर्गत है उसमें से रेवेन्यू कलेक्ट करे और कंपनी को ले जाकर दे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रत्येक किसानों को आवंटित भूमि, सबलेट, गिरवी, उपहार या बेचने का अधिकार रैयतवाड़ी सिस्टम में हुआ करता था। तो यहां पर 2, 1, 3, 4 आपका सही है, उत्तर आपका सी सही हो गया, ठीक है क्लास। टाइम चाहिए होगा तो वीडियो को प्लीज पॉज करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आज की क्लास में। अच्छा, भारत में सिविल सेवाओं से रिलेटेड प्रश्न आ गया है, तो एक बार हम लोग लैंड रेवेन्यू सिस्टम को रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूं। यहां पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम में सबसे पहले आपने परमानेंट सेटलमेंट देख लिया, ठीक है। यहां पर क्या पूछेगा? परमानेंट सेटलमेंट की जब हम बात करेंगे स्थायी बंदोबस्त की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम याद रखेंगे, 1793 याद रखेंगे।
इसमें याद रखेंगे परमानेंट सेटलमेंट में पीजेंट किसानों और कंपनी के मध्य कौन हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आप रैयतवाड़ी सिस्टम याद रखेंगे। ठीक है, रैयतवाड़ी सिस्टम और फिर आप महालवाड़ी सिस्टम, ये तीनों पढ़ लीजिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको प्रश्नों के माध्यम से समझाया है। आगे बढ़ते हैं, इतनी चीज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत में सिविल सेवाओं के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोला गया है। कौन सा कथन सही है बताइए। ब्रिटिश प्रशासन का स्टील फ्रेम इसकी सिविल सेवाएं थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में ब्रिटिश सिविल सेवाओं के वास्तविक संस्थापक थे। भारतीयों को सिविल सेवाओं में समान अवसर दिए गए थे। यहाँ पर आपको बोला गया है कौन सा करेक्ट है, तो कौन सा करेक्ट है आपको लगता है। द स्टील फ्रेम ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इट्स सिविल सर्विसेज, एकदम सही है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज द रियल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश सिविल सर्विसेज इन इंडिया, बिल्कुल सही है। इंडियंस वेयर गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटी, आपको लगता है स्टार्टिंग में इंडियंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, नहीं, बाद में रिफॉर्म होता है। पहले तो जो सिविल सर्विसेज हुआ करती थी वो आपकी इंग्लैंड में ही हुआ करती थी, उसके बाद रिफॉर्म होता है, भारत में भी होने लगती है, तो बाद धीमे धीमे चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर सही क्या है, ओनली ए एंड बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सिविल सेवाओं के संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्रश्न बड़ा है, वीडियो को पॉज करना चाहते हैं तो पॉज भी कर लीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रशासन की वाणिज्यिक और राजस्व शाखाओं को अलग किया। 1857 की परीक्षा के माध्यम से खुली प्रतियोगिता की एक प्रणाली शुरू की गई। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा इनकरेक्ट है क्लास, ये बोला गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सेपरेट किया था कॉमर्शियल एंड रेवेन्यू ब्रांचेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, 1857 ने एक ओपन कंपटीशन के थ्रू एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस किया था कि एक ओपन कंपटीशन होगा जिसमें सब लोग बैठ सकते हैं एलिजिबल अगर हो तो। ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। क्यों? क्योंकि इसको 1857 में नहीं 1853 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहां पर क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट बोला गया है, तो ओनली 2, जो केवल दूसरा है वो आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, बी हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत के बारे में बोला गया। फोर्ट विलियम कॉलेज को पढ़िए क्लास, यहां पर बड़ा प्रश्न है, समय लीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत 1801 में कोलकाता में हुई थी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा आपको दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना इंग्लैंड के हेलीबरी में की गई थी। तीसरा है, इन दोनों कॉलेजेस की स्थापना भारत में सिविल सेवकों को परीक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। फोर्ट विलियम कॉलेज की अगर हम बात करें, इसको कब स्टैब्लिश किया गया है? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता इन 1801। यही आपका गलत है, यहां पर इसको स्टैब्लिश किया गया था कोलकाता में 1800 में। ठीक है, ईस्ट इंडियन कॉलेज की बात करेंगे तो ये आपका हेलीबरी इंग्लैंड में स्टैब्लिश किया गया था 1809 में। ठीक है, बोथ ऑफ दीज कॉलेज वेयर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू द सिविल सर्वेंट इन इंडिया, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, लेकिन दूसरा तीसरा आपका बिल्कुल सही है। और प्रश्न में क्या पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, तो उत्तर हो जाएगा 2 और 3। क्लियर है ना क्लास? कोई डाउट? पॉज करना है, पॉज कर सकते हैं वीडियो को। तो सी आपका सही है, 2 और 3, लेकिन पहला गलत था जो मैंने आपको बताया। अगर हम बात करेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज को, इसको स्टैब्लिश किया गया था 10 जुलाई 1800 में। कहां पर? कोलकाता में। ठीक है, किसने इसको फाउंड किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने।
और फिर मैंने आपको बताया 1809 की जब बात करेंगे तो यहाँ पर ईस्ट इंडियन कॉलेज को स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ पर? इंग्लैंड में, ये याद रखिएगा। और दोनों का मेन पर्पस क्या था? जो सिविल सर्वेंट थे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने अपनी शक्ति के समेकन की शुरुआती वर्षों में मुफ्तियों की मदद ली। मुफ्ती शब्द का क्या अर्थ था? तो चलिए बताइए, यहाँ पर मुफ्ती मतलब क्या हुआ करता था, ये बोला गया है। मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार था। दूसरा दिया गया है ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एक भू राजस्व अधिकारी। तीसरा दिया गया है आपको ब्रिटिश सरकार के अधीन मुसलमानों के तीर्थ स्थानों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार एक अधिकारी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुफ्ती की बात यहां पर की गई है, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश सरकार के अधीन मुसलमानों के तीर्थ स्थलों को नियंत्रित करने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी नहीं, गलत है। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एक भू राजस्व अधिकारी नहीं, गलत है। पहला स्टेटमेंट, अ जूरिस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपॉन्डिंग द लॉ, ठीक है। यहां पर मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार था। अब आप खुद सोचिए, ब्रिटिशर्स आए हैं, अंग्रेजी बोलना जानते, कहां से मुस्लिम लॉ को पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार हुआ करता था, उसके लिए टर्म मुफ्ती का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान न्याय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्लास कहीं पर भी अगर ऐसा लगता है कि वीडियो को पॉज करने की आवश्यकता है, प्रश्न का उत्तर मैम जल्दी दे रही हैं, प्रश्न को पढ़ने का और समय देना चाहिए, तो आप खुद वीडियो को पॉज कर लिया करिए। मैं स्लाइड से हट जाती हूँ ताकि प्रश्न आपको अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। आप पढ़िए इसको। कौन सा गलत है ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दिया गया है 1781 के एक अधिनियम ने प्रावधान किया कि भारतीय कानून अंग्रेजों पर भी लागू होगा, ठीक है। दूसरा आपको स्टेटमेंट दिया गया है, न्याय प्रशासन के लिए प्रत्येक जिले में न्यायालय स्थापित किए गए। 1833 में विधि आयोग की नियुक्ति की गई। यहां पर आपसे पूछा गया है कौन सा आपका सही उत्तर है, बताइए। यहां पर कौन सा इनकरेक्ट है, ये ध्यान दीजिएगा कि कौन सा इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। तो बताइए। बताइए यहाँ पे कौन सा आपका इनकरेक्ट है। तो 1833 में लॉ कमीशन एस्टैब्लिश किया था, अपॉइंट किया गया था, ये सही है कि गलत? याद रखिएगा 1833 में लॉ कमीशन को अपॉइंट किया गया था, ये बिल्कुल सही है और पहला लॉ मेंबर यहां पर आया था। कोर्ट टू एडमिनिस्टर जस्टिस वेयर सेट अप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही है। न्याय प्रशासन के लिए प्रत्येक जिले में न्यायालय स्थापित किए गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। पहला, An act of 1781 provided that the Indian law will also be applicable to Englishmen. अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 1781 वाला जो एक्ट आया है ना, उसमें ये नहीं बोला गया था कि इंडियन लॉ विल बी एप्लीकेबल टू इंग्लिशमैन। जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कमियां रह गई थी, जो कुछ ड्रॉबैक थे उसको सही करने के लिए 1781 एक्ट आया था, ठीक है। ये वाला आपका गलत है। और मैं आपको बता दूं 1781 एक्ट में ध्यान दीजिएगा क्लास, पहली बार डिमार्केट किया गया था सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की काउंसिल, मतलब इन दोनों को डिमार्केट किया गया था। देखो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट जब एस्टैब्लिश हुआ ना, तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में और सुप्रीम कोर्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था किसी डिसीजन को लेने के लिए। एक डिमार्केशन नहीं था कि किसका क्या क्या काम है, सही से पता ही नहीं था किसका क्या रोल है, किसका क्या ड्यूटी है। इसीलिए 1781 एक्ट आया, ठीक है। ये याद रखिएगा, जिसने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर किया। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसमें यही था कि इसने डिमार्केट किया, एक लाइन खींची कि सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है वो यहां तक रहेगा और गवर्नर जनरल की काउंसिल का दायरा यहां तक रहेगा। क्लियर है थोड़ा बहुत? चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं।
1833 में ब्रिटिश सरकार द्वारा विधि आयोग की नियुक्ति की गई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि लॉ कमीशन का गठन किस एक्ट के तहत हुआ है, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, इसमें निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। तो बताइए, पहला दिया गया भारतीय कानून प्रणाली को संहिताबद्ध किया गया था, ठीक है, कोडिफाई द इंडियन सिस्टम ऑफ लॉ। दूसरा आपको दिया गया है भारतीय राष्ट्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए एक मसौदा प्रस्तुत किया गया, ठीक है, क्लियर है क्लास। तीसरा आपको दिया गया न्यायालय की प्रक्रिया को संहिताबद्ध करना, ठीक है, टू कोडिफाई द कोर्ट प्रोसीजर। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1833 की बात यहां पर की गई है और बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई थी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बता रही हूं, भारतीय कानून प्रणाली को संहिताबद्ध करना, ठीक है, मतलब टू कोडिफाई द इंडियन सिस्टम ऑफ लॉ, ये बिल्कुल सही है। लॉ कमीशन 1833 में जो अपॉइंट किया गया था, उनका वन ऑफ द मेन पर्पस या टारगेट ये था टू कोडिफाई द इंडियन सिस्टम ऑफ लॉ। दूसरा टू कोडिफाई द कोर्ट प्रोसीजर, ये भी था, लेकिन कहीं पर भी इसका मेन पर्पस ये नहीं था कि जो इंडियन नेशनलिज्म की जो आपकी वो चल रही है, जो क्या कह सकते हैं, राष्ट्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए, जो नेशनलिज्म को रोकने के लिए या कर्ब करने के लिए इनका पर्पस नहीं था लॉ कमीशन का। लॉ कमीशन का मेनली पर्पस यही था कोडिफाई करना इंडियन सिस्टम ऑफ लॉ को और किस कोर्ट प्रोसीजर को, ठीक है। नेशनलिज्म वाली जो फीलिंग है उसको खत्म करने के लिए, इस सब चीजों के लिए लॉ कमीशन का गठन नहीं किया गया था। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। क्लियर है ना क्लास, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूल ऑफ लॉ की बात यहां पर की गई है। कानून के शासन का तात्पर्य है कि कानून की नजर में हर कोई समान है। दूसरा है ब्रिटिश भारत में कानून के शासन को सफलतापूर्वक लागू किया गया। तीसरा है भारत में रहने वाले अंग्रेजों के लिए एक ही अदालत थी। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए, अगर आप देखेंगे अभी भी आर्टिकल 14 हमारे संविधान का, तो उसमें रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है। हाँ, उसमें देखिए वो आर्टिकल 14 दूसरा हो गया। आर्टिकल 14 की जब हम बात करते हैं तो वहां पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की गई है ना, कुछ ऐसे। तो वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की जब हम बात करते हैं तो उससे हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है, ठीक है। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की बात की जा रही है। रूल ऑफ लॉ में क्या होता है, तात्पर्य है कि कानून की नजरों में हर कोई समान है। हाँ, बिल्कुल सही है। रूल ऑफ लॉ, एवरीबडी इज इक्वल इन आई ऑफ लॉ, सब इक्वल है, ठीक है। इन ब्रिटिश इंडिया रूल ऑफ लॉ वॉज इंप्लीमेंटेड सक्सेसफुली, नहीं ये गलत है। ब्रिटिश इंडिया में क्या रूल ऑफ लॉ सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड था, नहीं था। देयर वे सम कोड फॉर द ब्रिटिशर्स लिविंग इन इंडिया, एक ही अदालत थी। देयर वे सम कोड एस्टैब्लिश्ड फॉर द ब्रिटिशर्स लिविंग इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको देखते हुए चले तो ये भी आपका गलत है। यहां पर आपका सही उत्तर केवल एक होगा। इसको एक बार हम लोग चेक भी करेंगे इस प्रश्न को। यहां पर ए आपका सही उत्तर है। हाँ देखिए, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। क्यों स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर स्टेटमेंट 1 क्यों करेक्ट है, लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ सबको इक्वली कंसिडर करता है। एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वल, ये याद रखिएगा। नो वन कैन बी अबव द लॉ, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं हो सकता। नो वन कैन बी अबव द लॉ, ठीक है। 2 और 3 स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको पता है रूल ऑफ लॉ जो था वो ब्रिटिश इंडिया में आपका इंप्लीमेंटेड नहीं था, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन देख सकते थे इंडियंस एंड यूरोपियन के मध्य। देखते हो ना, प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन दिखता था इंडियंस और यूरोपियन के मध्य। सेपरेट कोर्ट वेयर देयर फॉर द केसेस रिलेटेड टू द इंडियन एंड ब्रिटिशर्स और इंडियंस के लिए सेपरेट कोर्ट थी। अगर हम देखते हैं, अगर कोई ब्रिटिशर का केस है, यूरोपियन का केस है, तो वहां पर इंडियन जज फैसला नहीं ले सकता था, ठीक है, ये याद रखिएगा। इंडियन जज वहां पर फैसला नहीं ले सकता था, ये था ना।
अगर कटघरे में कोई यूरोपियन खड़ा है तो इंडियन जज नहीं रहेगा वहां। तो सेपरेट कोर्ट बना था यूरोपियन और किसके लिए, इंडियंस के लिए, याद रखिएगा। चलिए, भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कलकत्ता मदरसे की स्थापना 1781 में हुई थी। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1881 में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत मुंबई में हुई थी और 1833 के चार्टर अधिनियम ने भारत में शिक्षा के उद्देश्य के लिए 1 लाख रुपए की मंजूरी दी थी। यहां पर बोला गया है कौन सा आपका करेक्ट है, तो बताइए कौन सा करेक्ट है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो खाली आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। कलकत्ता मदरसे की स्थापना 1781 में हुई थी, ये सही है, ठीक है। बनारस संस्कृत कॉलेज की अगर हम बात करें 1881 में स्थापित हुआ था, नहीं। फोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत मुंबई में हुई थी, नहीं। अभी हमने देखा फोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत कोलकाता में हुई थी। 1833 के चार्टर अधिनियम ने भारत में शिक्षा के उद्देश्य के लिए 1 लाख रुपए की मंजूरी दी थी, नहीं। वो कौन सा चार्टर एक्ट था, 1813 चार्टर एक्ट था, जिसके तहत शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की बात की गई थी। तो यहां पर आपका कौन सा कथन सही है, तो केवल एक आपका सही है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। कलकत्ता मदरसे की हम बात करेंगे तो इसका एस्टैब्लिशमेंट 1781 में किया गया था और उस समय कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है क्लास। जब हम संस्कृत कॉलेज की बात करेंगे तो इसकी स्थापना बनारस में की गई थी, किसके द्वारा, जोनाथन डंकन के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। टाइम क्या है, 1791 से 92, ठीक है, ये याद रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की जब हम बात करते हैं तो अभी हमने स्टार्टिंग की क्लास में देखी थी, इसकी स्थापना 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कलकत्ता में की गई थी और चार्टर एक्ट 1813 के तहत 1 लाख रुपए ग्रांट किया गया था। क्लियर है क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के औपनिवेशिक काल के दौरान नीचे की ओर निस्पंदन का सिद्धांत किससे संबंधित है। थ्योरी ऑफ डाउन फिल्ट्रेशन किससे रिलेटेड है, बताइए। रेलवे से, एजुकेशन से, इरिगेशन से या फिर पॉवर्टी एलिवेशन से। तो यहां पर थ्योरी ऑफ डाउन फिल्ट्रेशन जो थी वो एजुकेशन से रिलेटेड थी, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है। क्या है डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी में, अगर हम एक वर्ग को, ठीक है, जो आपकी रिच वर्ग है उसको हम अगर वेस्टर्न एजुकेशन दे तो धीमे धीमे ये पेनिट्रेट करके और लोगों तक भी पहुंचेगी, ठीक है। तो यहां पर बी आपका सही उत्तर है। लॉर्ड मैकॉले द्वारा इसको आपका प्रोपाउंड किया गया था। इसमें क्या था कि जो एलाइट ग्रुप है, जो आपका जो अमीर वर्ग है, कहें जो अपर क्लास है, उसको अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो धीमे धीमे छनते ये आपके लोअर क्लास तक वेस्टर्न एजुकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। धीमे धीमे फिल्टर होते होते वो पहुंच जाएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। यहां पर मुख्य उद्देश्य इनका क्या था, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले दिया गया है भारतीयों के कल्याण के लिए। आपको लगता है भारतीयों के कल्याण के लिए वो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, नहीं, इसको काट दो। भारतीयों को प्रशिक्षित करना तथा ताकि वे प्रशासन में कंपनी के ब्रिटिश अधिकारियों की मदद कर सके, टू ट्रेन इंडियंस सो दैट दे कुड हेल्प द कंपनी ब्रिटिश ऑफिशियल इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका सही है, ठीक है। इंडियंस को ट्रेन करना ताकि वो कंपनी के ब्रिटिश ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी मदद कर सके, ये मेन पर्पस था वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। मैकॉले की जब हम बात करते हैं, लॉर्ड मैकॉले की, तो लॉर्ड मैकॉले का जो मिनट है उसमें लॉर्ड मैकॉले वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करता है, ये याद रखिएगा, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करता है। अभी हमने जो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात की है, जो शिक्षा से रिलेटेड है, वो मैकाले द्वारा दी गई थी। मैकाले ने क्या कहा, अपर जो एलाइट लोग हैं उनको हम अगर शिक्षित करें तो धीमे धीमे फिल्टर होते होते ये नीचे तक भी पहुंचेगी, ठीक है। इसी में मैकाले ने कहा कि मैं ऐसे भारतीयों को तैयार कर रहा हूं जो जिनके की ब्लड में, ठीक है, जो ब्लड इंडियंस मतलब
जिनका ओरिजिन तो भारत का है, मतलब ब्लड से वो इंडियन है, रंग से वो इंडियंस हैं, लेकिन अब उनका रहन सहन, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, खाने का तरीका, बैठने का तरीका वेस्टर्न्स वाला हो जाएगा, यूरोपियंस की तरह हो जाएगा। तो मैं उस वर्ग को तैयार करना हूं जिनकी पैदाइश, जो पैदा तो भारत में हुए हैं लेकिन वो पूरी तरीके से आपके यूरोपियंस की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, तो यहां पर आपका क्या आंसर हो जाएगा उसको तो देख ले। पहले मेन मोटिव क्या था, सेकंड वाला। ठीक है, क्लियर है ना क्लास? आगे बढ़ते हैं, बस खत्म, खुश हो जाइए, खत्म हो गया आज का प्रश्न। तो यहाँ पर आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। अभी इसी वाले सेशन में एक और क्लास होगी जिसमें हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे क्लास। देखिए, जैसे अगर बात करें कुछ चीजों की, जैसे एशियाटिक सोसाइटी की मैंने बात की थी आप लोगों से, बस 2-3 पॉइंट्स रिवाइज कराऊंगी। एशियाटिक सोसाइटी की बात मैंने आप लोग से की थी ना, और मैंने आपको बताया था इसका एस्टैब्लिशमेंट 1784 में हुआ है। उस समय कौन था यहाँ पर? विलियम्स जोन्स थे, याद रखिएगा, विलियम्स जोन्स फाउंडर थे इसके। लास्ट क्लास में मैंने इसको आपको रिवाइज कराया था कि जब हम एशियाटिक सोसाइटी की बात करते हैं जिसका कि एस्टैब्लिशमेंट 1784 में हुआ था विलियम जोन्स द्वारा, तो मेन पर्पस क्या था एशियाटिक सोसाइटी के एस्टैब्लिशमेंट का? जो भारतीय कल्चर है उसको स्टडी करना ना, भारतीय कल्चर को, लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट्स को स्टडी करना। जैसे हम लोग बोलते हैं बहुत से ऐसे स्क्रिप्ट्स थे जो कि संस्कृत में लिखे थे, उसको इंग्लिश में लिखा गया, जिसमें हम बात करते हैं कालिदास के बहुत से स्क्रिप्ट्स थे, ठीक है, उनका ट्रांसलेशन किया गया। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसको कि फाउंड किया था विलियम जोन्स ने 1784 में, ठीक है, और उस समय वॉरेन हेस्टिंग था। तो यहाँ पर इसका मेन पर्पस यही था, भारतीय सभ्यता को पढ़ना, कल्चर को पढ़ना, इनके स्क्रिप्ट को पढ़ना, इनके लैंग्वेज को डिसिफर करना। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं संस्कृत कॉलेज की, याद रखिएगा, संस्कृत कॉलेज की, जिसका कि गठन 1824 में हुआ है, और यहां पर संस्कृत कॉलेज से रिलेटेड कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को हम किस लिए जानते हैं? विडो रीमैरिज एक्ट के लिए ना, विधवा पुनर्विवाह के लिए। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने बेटे नारायण चंद्र का विवाह एक विडो से कराया था, एक विधवा से कराया था। ठीक है, ऐसे ही हम जब राजा राम मोहन रॉय की बात करते हैं तो सती प्रथा उन्मूलन के लिए जानते हैं। तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रही हूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी अभी हमको आगे की क्लास में सॉल्व करने हैं। तो आप तैयार रहिएगा, थोड़ा सा ये सारे चैप्टर्स पढ़ लीजिए। आज थोड़ा सा हिंट दे रही हूं मैं आपको कि आने वाले क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ताकि आप लोग उसको तैयार रखिए। ठीक है, तो क्लास ये सारी चीजें पढ़ के आई। अभी हमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना है। बस मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपको चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं, समझ में आ रही है कि नहीं। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता देना कि आप क्वेश्चंस लग रहे हैं कि नहीं, कुछ नई जानकारी मिल रही है कि नहीं। ठीक है, ये चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास किस टॉपिक्स में आपको दिक्कत होती है, कौन कौन से टॉपिक्स अभी आप पढ़ना चाहते हैं, ताकि उन टॉपिक्स को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूं। ठीक है, तो अभी आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। लेकिन जाते जाते फिर मैं एक बात कहूंगी, खुद पर भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। ठीक है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। एक चीज याद रखिए, कर्म जो है वो मतलब आप जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो अपनी तरफ से मेहनत करिए। ठीक है, अपने समय का सदुपयोग करिए, सकारात्मक सोचिए, अच्छे से अच्छा सोचिए, सब बहुत अच्छा होगा जीवन में। और खुद पर भरोसा रखिए, सबसे बड़ी चीज। कभी भी लगता है नहीं हो पा रहा, शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखिए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, और अपने आप को एक स्माइल दीजिए, खुश रहिए। ठीक है, अपने आप को क्या गिफ्ट करिए कि अपनी एक स्माइल, एक खूबसूरत सी स्माइल दीजिए और पढ़ने बैठ जाइए इसके बाद। चलिए, अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कहीं पर भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन खूब अच्छा जाए, खूब मंगलमय हो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच क्लास।